नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को हम कवर कर रहे हैं और यूपी पैट में हम इतिहास की आज लास्ट क्लास लेने वाले हैं और हम इतिहास के संपूर्ण सिलेबस को जो है कवर कर चुके हैं जो यूपी पैट परीक्षा के सिलेबस में दिया गया है। और हमारी अगली क्लास जो होगी वह ज्योग्राफी में होगी। तो दोस्तों, हमारी आज जो क्लास है वह होने वाली है भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस को लेकर। यही हमारा आज का लास्ट सेशन रहेगा इतिहास का, जिसमें हमने पैट के सभी पॉइंटों को, सारे सिलेबस के की पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इसके लिए। और कल हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है ज्योग्राफी की, ठीक है। तो उससे पहले आज जो हम सीखते हैं वह सीखने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या थी ये अगस्त क्रांति, इसके पीछे क्या कारण था। अगर हम यूपीएससी या यूपीपीसीएस के नज़रिए से देखें तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है। और यदि हम पैट के नज़रिए से देखें तो बहुत छोटा टॉपिक है। क्यों? प्रीलिम्स टेस्ट है, इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, इजी फैक्ट पूछेगा। अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, 4 पेपर पिछली बार हुए थे 2 दिन में डबल शिफ्ट में, 2 पेपर 2021 में हुए थे। 6 पेपर का एनालिसिस करने से पता ये किया कि काफ़ी हल्के क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक में से इन्होंने रखे थे। तो हम उसी के आधार पर उससे थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे, यानी कि हम आपको पीसीएस तो नहीं परंतु वनडे एग्जाम में यूपी पैट के साथ साथ आप मुख्य परीक्षाओं में भी कोई अगर दोगे तो उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसी पर हम बात करेंगे आज। और बात क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसे हम अगस्त 1942 में जाने हैं और 8 अगस्त 1942 की इसकी शुरुआत की। अब हम बात करने वाले की पॉइंट पर कि सबसे पहली बात ये कि इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पॉइंट तो आपका ये बन गया, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। परंतु किसी भी आंदोलन या किसी भी विद्रोह का कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके जाता हूँ आपको, बहुत थोड़ा सा बैकग्राउंड में। क्या हुआ कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक आपका आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था। वह अगस्त प्रस्ताव जब आया था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत वालों से एक आग्रह किया था कि विश्व युद्ध होने वाला है, द्वितीय 39 में हो गया था, और उसमें भारत सरकार जो है ब्रिटिश सरकार की सपोर्ट करे। मगर गांधी जी एक बार धोखा, कांग्रेस एक बार धोखा खा चुके थे 2015 में, क्योंकि वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को सपोर्ट किया था और उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। वैसे अंततः जिस पर्पस से, जिस आधार से उन्होंने वह कार्य किया था, वह ब्रिटिश सरकार उस पर्पस पर पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी। उसी चीज़ का दिमाग में चल रहा था। फिर एक धोखा और खा चुके थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद इरविन समझौते पर एक मेमोरेंडम तैयार हुआ था और गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय कांग्रेस ने भाग लिया था। और जिन आश्वासनों के साथ गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया था, बट वहाँ पर उन्हीं बातों को लेकर विवाद हुआ और जिन पक्षों और मांगों को लेकर वह गए थे वह खाली हाथ वहाँ से लौट कर आए। तो ब्रिटिश सरकार पर विश्वास ना करने की बहुत सारी वजह थी। इसी वजह से कि जनता को ये ना लगे कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ है, इसी पर एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह पर और भारत को संवैधानिक सुधार करने के लिए एक क्रिप्स मिशन भारत में आया था, एक क्रिप्स मिशन भारत आया था। और क्रिप्स मिशन में भारत को डोमिनियन स्टेट की संज्ञा दी गई, परंतु इन्होंने, गांधी जी ने उसको उत्तर दिनांकित चेक कहकर ठुकरा दिया। वही एक कारण था कि क्या, कि क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का होना क्रिप्स मिशन की विफलता थी। तो आप पूरा बैकग्राउंड को यहाँ से अच्छे तरीके से समझे होंगे। और गांधी जी की थोड़ी सी बात जो है कांग्रेस से यहाँ पर अनबन हो जाती है। और जब कांग्रेस से यहाँ पर अनबन हो जाती है तो उसी समय में कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता होते हैं, वह गांधी जी से अलग होने की बात करते हैं। तो गांधी जी खुद बात कहते हैं, गांधी जी ने खुद एक बात कही कि मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये वाली बात किसने कही? गांधी जी ने कही कि आप क्या मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, क्या साथ नहीं दोगे, मैं तो देश की बालू से भी, यानी रेत से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा।
ठीक है। और उसी समय पर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति वर्धा में बुलाई गई और 14 जुलाई 1942 को ये प्रस्ताव रखा गया और वह प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले जो आता है एग्जाम में हम लगाते हैं एकदम गांधी जी, और कितने, नेहरू जी ने रखा। अंततः 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन को अनुमोदित कर दिया गया। और इसी समय जब अनुमोदित हुआ तो यही डेट एग्जाम में आती है, कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में अनुमोदित के समय कुछ नियम बना दिए थे, कुछ शर्तें दे दी थी गांधी जी ने कि सरकारी जितने भी यहाँ पर लोग हैं इंडिया के, वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वह सरकारी नौकरी कोई नहीं छोड़ेगा, परंतु अपनी बात पर अटल रहो। भारत छोड़ो आंदोलन में जो अपनी शर्तें हैं स्वतंत्र कराने की, उनकी मांग करो। यानी कि एक तरीके की वही बात थी कि हम काम तो करेंगे नहीं और छोड़ के भी नहीं जाएंगे, अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना। ठीक है। छात्रों से कहा पढ़ाई मत छोड़ो और अपने साथ युवाओं को जोड़ो। ठीक है। सैनिकों से कहा कि अपने भारतीय लोगों पर गोली मत चलाना। ठीक। राजा महाराजों से कहा जनता का समर्थन करें। ठीक है। इस तरीके के प्रोटोकॉल आए और इस बात को देखकर इन सभी लोगों ने, किसानों ने, सैनिकों ने, छात्रों ने, युवाओं ने, सब ने बढ़ चढ़कर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सपोर्ट किया। अंत ब्रिटिश सरकार को लगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन बन रहा है और उसी चीज़ पर इन्होंने 9 अगस्त, अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर का नाम, ये बहुत एग्जाम में आता भाई, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी भी यहाँ पर एक ऐसे आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि जो लोग ठीक काम कर रहे थे अगर उन्हीं को गिरफ्तार करें तो देश की जनता भड़क गई। और फिर यह आंदोलन मुख्य नेताओं से निकलकर देश की जनता, मजदूर, किसान वर्ग, छात्र और युवाओं में पहुँच गया। और ऐसा जब हुआ तो इस आंदोलन ने और बड़ा रूप लिया और इसी के चलते दूसरी कंडीशन क्या थी कि गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इन तीनों को गिरफ्तार करके कहाँ रखा, आंगा पैलेस में। ये बहुत एग्जाम में आता है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था, तो आंगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। ये बात आप याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद कार्यकारिणी जो सदस्य थे अन्य कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य और अलग जो थे, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी के बाकी जो थे, उन्हें अहमदनगर जेल में जो है डाल दिया गया। उसी तरफ राजेंद्र प्रसाद बिहार में काम कर रहे थे, बांकापुर जेल बिहार में इन्हें डाल दिया, जबकि जयप्रकाश नारायण ने हजारी सेंट्रल में मुंबई में इनको जेल में डाल दिया। हजारी सेंट्रल मुंबई में इनको जेल में डाल दिया। अंततः जयप्रकाश नारायण ने जिस समय पर वहाँ के जेल पुलिस खाना खा रही थी, वह सब्जी की गाड़ी में छिपकर और कहाँ तक, जेल की दीवार तक पहुँचे और फिर जेल की दीवार फांद कर और वह वहाँ से भाग निकले और फिर आकर उन्होंने भूमिगत हो गए। और भूमिगत होने के बाद में आज़ाद दस्ता नाम का एक दल बनाया और उसमें 7 जो थे, कौन कौन थे, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, ये इनके साथ थे। उधर दूसरी तरफ इनकी गिरफ्तारी पर ही भूमिगत आंदोलन चला रहे थे सुचेता कृपलानी, उमा मेहता और बीजू पटनायक। ये बम बनाने, सामग्री का प्रचार प्रसार करने और इधर उधर अपनी बातों को, भारत छोड़ो आंदोलन को फैलाने का काम कर रहे थे। और पहली बार रेडियो सब पर संबोधित भारत छोड़ो आंदोलन का किसने किया था प्रसारण, वो उषा मेहता ने किया था। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखिए हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें कोई भी सिविल एग्ज़ाम नहीं निकालना है, हम वनडे एग्ज़ाम का कोडिंग पढ़ने। फिलहाल में हम इतना भी ईजी नहीं पढ़ रहे कि 20 रुपये किताब से काम चल जाएगा। ठीक है। हम बहुत अच्छे लेवल को लेकर चल रहे हैं। और उसी समय क्या होता है कि गांधी जी फरवरी 1943 में भूख हड़ताल की घोषणा कर देते हैं 21 दिन की, कि मैं 21 दिन तक भूख हड़ताल करूँगा। ठीक है। और इसी बीच में 7 मार्च 1943 को अपनी भूख हड़ताल वापस ले लेते हैं और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और बहुत स्वास्थ्य खराब होने के कारण 6 मई 1944 को इनको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। और जब ये रिहा होते हैं तो इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी होती है। और कहीं ना कहीं यह आपस में पूरी तरीके से बुरी तरीके से टूट जाते हैं यहाँ पर। अंततः क्या होता है कि इस समय पर लीग ने इसका विरोध किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का लीग ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि जिन्ना का कहना यह था कि यदि मैं भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट भी करता हूँ तो कांग्रेस की सरकार हो जाएगी और हमारा जो पाकिस्तान है वो अलग नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मांग जो है पहला बार विचार रहमत अली के दिमाग में आया था और चाह रहे थे भारतीय
भारत से पाकिस्तान अलग। और उसी समय पर उन्होंने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस भी मना लिया था। तो इनके दिमाग में था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो इन्होंने विरोध इसलिए किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो फिर जंगल राज शुरू हो जाएगा और हमारा यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अंततः तेज बहादुर सप्रू ने इसका विरोध क्या कहा था? तेज बहादुर सप्रू ने कहा था अविचारित मान्यता है, इसे अविचारित माना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? कानूनी व्यवस्था या कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। इनका मतलब मैं बताता हूँ क्या था। जब अंग्रेज पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि ऐसा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे थे, तो अब ऐसा क्या प्रॉब्लम है आपको कि जो आप कानून और व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हो? तो इन्होंने ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने कि कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो होल पैकेज था ये था भारत छोड़ो आंदोलन का। यहाँ से आप पूरे अच्छे से की पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगस्त क्रांति के नाम से कहा जाता है, क्रिप्स मिशन की विफलता पर हुआ था, नेहरू जी ने प्रस्ताव किया था इसका, और आपका ग्वालियर टैंक में जो है इसको अनुमोदित किया गया था। युवाओं ने, सैनिकों ने, राजा महाराजाओं ने इसका सपोर्ट किया था। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण जो है मुख्य नेता को गिरफ्तार कर दिया और गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को अंगा खपिलेश और कार्यकारिणी के सदस्य अन्य जो थे अहमदनगर जेल और राजेंद्र प्रसाद बांकेपुर और जयप्रकाश नारायण हजारी सेंट्रल जेल। और उन्होंने आज़ाद दस्ता भूमिगत आंदोलन चलाया। राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली थे इनके साथ। और सुचित्रा कृपानी ये भी भूमिगत आंदोलन कर रहे थे। उषा मेहता रेडियो पर प्रसारण कर रही थी। और बीजू पटनायक जो थे ये थे, इन्होंने बम बनाना, सामग्री आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाना, आंदोलन की गतिविधियों के बारे में बताना, आंदोलन में सुचारू रूप निभाना, ये काम इनका था, ठीक है। आगे जिन लोगों ने विरोध किया इसके बारे में बात कर लेते हैं। 21 दिन की भूख हड़ताल की थी, 7 मार्च को वापस ले लिया था, फरवरी में आए थे। 7 मार्च से 21 दिन पीछे कर सकते हैं हम। यहाँ से ऐसा मान के चलिए कि 15 फरवरी 16 फरवरी का यहाँ टाइम था, 14-15 फरवरी को ये हुआ था। और लीग ने इसका विरोध किया था क्योंकि फिर बाद में क्या हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था पहली बार जिन्ना के द्वारा, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू ने अविचारित माना था और बी आर अम्बेडकर ने इसे कमज़ोर, कानून व्यवस्था को कमज़ोर बताते हुए जो है पागलपंथी का संज्ञा दी थी। तो एक पॉइंट हो चुका है। इतिहास की लास्ट क्लास है हमारी, क्योंकि इसके बाद हमारा ज्योग्राफी शुरू होगा। ज्योग्राफी ऐसा नहीं इतिहास समाप्त हो गया, हमारा पैट में इतिहास का सिलेबस नहीं है अब आगे, ठीक है। अब जो है हम आज़ाद हिंद फौज पढ़ने वाले हैं इसके बाद, और आज़ाद हिंद फौज पढ़कर ही हम जो है आगे फिर ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। और ये समझ लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है इतिहास को समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से यहाँ से आप जज भी करोगे। अगर रिवीजन करना है तो 1-2 बार क्लासों को और देखें, ठीक है भाई। तो अब हम बात करने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज। किसकी बात करने वाले हैं? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। एक त्रिपुरा संकट हुआ था। त्रिपुरा संकट में क्या हुआ था मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पहला हरिपुरा संकट हुआ था, उसके बाद में त्रिपुरा। हरिपुरा में जो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को बना दिया था। उसके बाद त्रिपुरा में क्या था, त्रिपुरा संकट, उसमें जो था क्या था, पट्टाभी सीतारामैया गांधी के समर्थक में खड़े थे, समर्थन से सहयोग से खड़े थे। दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज खड़े थे के जो प्रमुख सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। परंतु 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इससे जो था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है। गांधी जी से अपनी व्यक्तिगत हार बताते हैं कि भाई, क्योंकि गांधी जी का सपोर्ट मांगते हैं वो लोग कार्य करने की, यानी कैबिनेट चुनने के लिए सुभाष चंद्र बोस उनका सपोर्ट मांगते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अब मैं क्या सपोर्ट करूँगा जब मेरी व्यक्तिगत हार हो गई है। इस चीज़ का जो है उन्हें फील हुआ और वह उस अध्यक्ष पद को छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में पट्टाभी सीतारामैया को देते हैं। फिर पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं करते इसको, अंतर राजेंद्र प्रसाद उसकी भूमिका निभाते हैं। तो वो बाद में जब आता है कि फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की वो भी कांग्रेस की एक कड़ी होती थी अप्रत्यक्ष रूप से। अंततः जनवरी, वहाँ कहाँ से बात आई? बात आती है अगला पॉइंट जो हम जनवरी 1941 में बोस जो थे अचानक गायब हो गए। क्या हो गए? अचानक गायब हो गए, ठीक है। देश में ऐसा लगा कि बोस जी कहाँ चले गए, अचानक गायब हो गए, ठीक है। और जनवरी से बाद में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता से कहाँ पहुँचे? पेशावर से कहाँ पहुँचे? रूस।
और रूस से कहाँ पहुँचे, मार्च में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये पहुँचे। इन्हें लगा कि भारत की स्वतंत्रता जितनी भारत में रहकर है इतनी बाहर से दबाव बनाने से होगी। जो हमारे भारत से बाहर लोग हैं उनको भी जागरूक किया जाए, और जो कि हमारे साथ बाह्य देश भी जो है सपोर्ट करें, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सत्तारूढ़ था, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश शासन, उस पर चारों तरफ से दबाव बनाया जाए। ठीक है, अंततः क्या होता है, यह जर्मनी में जाकर किससे मदद मांगते हैं, हिटलर से मदद मांगते हैं। हिटलर से क्या मांगते हैं, मदद मांगते हैं। और वहाँ पर फ्री इंडिया सेंटर, क्या, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। फ्री इंडिया सेंटर की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। हिटलर इनके सपोर्ट में हो जाता है कि ठीक है भाई, हम आपके साथ हैं। ठीक है, और इसी के साथ होते हुए यहाँ पर एक, जब ये फ्री इंडिया सेंटर हो जाता है तो यहाँ पर एक भारतीय सेना में ऐसा मान लो, या ब्रिटिश सेना में, उस टाइम पर ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना में भारतीय व्यक्ति कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया कि पहली बार विचार किसका आया, आज़ाद हिंद फौज का, कि एक ऐसा फौज गठन हो जिसमें भारत के बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, भारत से बाहर जितने भी लोग रहने वाले हैं, जो और सेनाओं में काम कर रहे हैं, उनकी एक डिवीज़न बने, जिसे हम क्या नाम दें, आज़ाद हिंद फौज। जैसे जर्मनी में बहुत सारे सैनिक जर्मनी की सेना में काम कर रहे थे, और ब्रिटेन की सेना में काम कर रहे थे, रूस की सेना में काम कर रहे थे, तो सभी सैनिकों को इकट्ठा करके एक क्या बनाया जाए, आज़ाद हिंद फौज। अब इस चीज़ को बताया गया, ये पहली डिवीज़न जो थी कब बनी आज़ाद हिंद फौज की, 1 सितंबर 1942 को पहली आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न बनी। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न ये बनकर तैयार हो गई। तो अभी एक बार रिकॉल करते हैं, उसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जनवरी में 1941 में बोस अचानक गायब हो गए। कोलकाता होते हुए पेशावर रूस, और मार्च में जाकर जो है मार्च 1941 में जाकर बर्लिन पहुंच गए, और जर्मनी में जाकर इन्होंने हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। हिटलर ने यहाँ दे दिया, और विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह का आया, और आज़ाद हिंद फौज की पहली जो है डिवीज़न यहाँ बनकर तैयार हुई। ठीक है, और इसी बीच 2 जुलाई 1943 को, कब, 1943 को सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सिंगापुर। और वहाँ पर इन्हें आज़ाद हिंद फौज का, किसका, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है। सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है। तो अभी हम यहाँ तक बात करेंगे, सर्वोच्च सेनापति तक की बात कर लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या है। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति बनाने के बाद कहाँ जाकर बनाया था इन्हें, सिंगापुर में। किसका, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, कहानी देखो कितना संघर्ष झेला है हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए इन युवाओं ने। ठीक है, देश के वीरों ने। ठीक है भाई, तो अब आगे की बात जो है क्या है, अब ये जब सिंगापुर चले जाते हैं तो एक जो टुकड़ी है सेना की, किसकी, जापान की एक टुकड़ी की जो सेना थी, वो 21 अक्टूबर को क्या होता है, इससे पहले एक थोड़ी सी घटना और कर देते हैं। 21 अक्टूबर 1943 में, 21 अक्टूबर 1943 में ये सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। कौन करते हैं गठन, सुभाष चंद्र बोस। और इसमें जर्मनी और जापान इनको सहयोग करते हैं। कौन कौन, जर्मनी और जापान जो है वो क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है भैया, अब 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर जाकर अस्थायी सरकार गठन करते हैं, जर्मनी और जापान इसको सहयोग करता है। ठीक है, और इसी बीच क्या होता है, ये इसी समय, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, इसी समय जब जर्मनी और जापान का सपोर्ट मिला तो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध
मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा, के विरुद्ध क्या हो जाती है, युद्ध घोषणा हो जाती है। अंततः बोस ने, इसी बीच अगर हम बात करें तो बोस ने जो है सुभाष चंद्र बोस ही, बोस ने एक रानी लक्ष्मीबाई या रानी झांसी रेजिमेंट से महिला रेजिमेंट तैयार करी। महिला रेजिमेंट, ये भी एग्जाम में आता है बहुत। महिला रेजिमेंट तैयार करी, ठीक है, और 3 ब्रिगेड तैयार करें। 3 ब्रिगेड तैयार करें, और पहले ब्रिगेड का नाम था आपका सुभाष ब्रिगेड। दूसरा जो था वह था नेहरू ब्रिगेड, और तीसरा जो था वो क्या था, गांधी ब्रिगेड। ये 3 ब्रिगेड बनाए इन्होंने, और एक रानी लक्ष्मीबाई महिला ब्रिगेड बनाया, ठीक है। और इसी समय क्या है, दिल्ली चलो नारा दिया गया इसी में सुभाष चंद्र बोस ने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके के नारे भी इसमें लगाए गए। अंततः इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए, अंततः इस बात को जो है अपने माइंड में पूरे अच्छे तरीके से रख लीजिए। क्या था कि विरुद्ध युद्ध कर दिया था किसके, राष्ट्रों के, एक महिला रेजिमेंट और 3 जो है ब्रिगेड बनाए गए, ठीक है भैया। और इसी बीच जो है 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को, इसका आगे बात करते हैं। अब 43 चल रहा था, बहुत लंबा समय गुजारा है इन्होंने भी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबा समय गुजारा है। अब एक घटना आती है 6 जुलाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 6 जुलाई 1944 को पहली बार रेडियो प्रसारण से सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह हमारी स्वाधीनता का अंतिम युद्ध है। राष्ट्रपिता, मैं चाहता हूं कि आप इस पवित्र युद्ध में हमें शुभकामनाएं और आशीर्वाद दें। तो ये क्वेश्चन जो आता है ना कि राष्ट्रपिता क्या क्या किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, तो वो यही घटना है। तो राष्ट्रपिता कब कहा गया था, राष्ट्रपिता क्या कब कहा गया था, कब, गांधी जी को 1944 में 6 जुलाई। तो इन्होंने क्या कह कर पुकारा था, राष्ट्रपिता, ठीक है भाई, कि ये अंतिम युद्ध स्वाधीनता का, और इसे आप हमें जो है शुभकामनाएं और हमें क्या करना है, आप आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। इसी बीच में जापान सेना जो है अंडमान निकोबार इनके कब्जे में होता है, ठीक है। अंडमान निकोबार को बोस को दे देती है। अंडमान निकोबार किसे देती है, सुभाष चंद्र बोस को दे देती है कि आप इसका नेतृत्व कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बोस जी जो हैं अंडमान का नाम जो रखते हैं वो रखते हैं शहीद द्वीप, ठीक है भैया। और निकोबार का जो नाम रखते हैं वो यहाँ रख देते हैं आपका, एक तो हो गया स्वराज द्वीप। तो ये 2 नाम रखे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, शहीद द्वीप किसे, अंडमान को, निकोबार को स्वराज द्वीप, ठीक है भैया। और अप्रैल 1944 को भारतीय सेना का झंडा सबसे पहले कहाँ पर लहराया गया, मणिपुर में लहराया गया, जिसे मोइरांग कहा गया। क्या कहा गया, मोइरांग, ये कहा गया। तो यहाँ पर लहराया गया पहली बार झंडा। अंततः क्या हुआ, 1945 आया। 1945 में जापान युद्ध में हार गए। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया, ठीक है। और जापान की सेना के साथ ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा।
और इसी चीज़ में जब आत्मसमर्पण करना पड़ा तो जापान में जब सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया जापान की हार के बाद, अंडमान निकोबार में ही सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और अब क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है जापान की ओर भागते हैं। कहाँ भागते हैं? जापान की ओर। यहाँ से इनकी एक मृत्यु की बात उठकर आती है कि ताइपेई, कौन सी जगह है? ताइपेई एक हवाई अड्डा था, हवाई अड्डा, ठीक है भैया। वहाँ पर इनकी जो है 18 अगस्त 1945 में दुर्घटना होकर जो हो गई, क्या हो गई? मृत्यु। मगर अभी तक इसके कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं, बट ये एक मान लो कि हो ही गई होगी अब तो, ठीक है भैया। तो ये कहानी हुई इसमें। अब बात आती है कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ तक तो दुनिया पढ़ लेती है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर प्रसारण करते हुए गांधी जी से आशीर्वाद मांगा। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का संबोधित किया। जापान सेना के कब्जे में अंडमान निकोबार था। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया कि तुम बहुत अच्छा काम करो, अपने देश पे इधर से चढ़ाई कीजिए अंग्रेजों पर, यहाँ से दबाव बनाइए। और बोस जो है जीतकर अंडमान निकोबार को, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप रख देते हैं। अप्रैल 1944 भारतीय सेना का पहला झंडा मणिपुर में लहराया गया। पूर्व से इन्होंने जो है अपना अधिकार करना शुरू किया। अंततः इतने ही समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में जो है जापान की हार हो जाती है। जापान की सेना के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, आज़ाद हिंद फौज की सेना, वो भी समर्पण कर देती है। और सुभाष चंद्र बोस जापान की तरफ भागते हैं। वहाँ पर ताइपेई हवाई अड्डे पर 18 अगस्त 1945 को दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है इसके बाद, अब तो ब्रिटेन के हाथ में फिर सत्ता आ चुकी है। ब्रिटेन पर जितना दबाव बना कर आए थे हम, वो तो सब रिलीज हो गया। तो अब क्या होता है, एक व्यक्ति है सरदार गुरुबख्श सिंह, सरदार गुरुबख्श सिंह, ठीक है। एक व्यक्ति तो ये थे। दूसरे व्यक्ति थे प्रोफेसर सहगल, प्रोफेसर सहगल, ठीक है। और तीसरे थे शाहनवाज, शाहनवाज, ठीक है। इन पर 1945 में निष्ठा का वचन तोड़ने पर मुकदमा लिखा गया। और ये मुकदमा कहाँ चला? लाल किला मुकदमा बोलते हैं इसे, लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये आज़ाद हिंद फौज का एक क्वेश्चन कई बार आता है। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा जो था सैनिकों को कहाँ चला? लाल किला मुकदमा चला। अंत क्या हुआ था कि इसकी जो पैरवी की थी वो किन वकीलों ने की थी? तो भोला भाई देसाई, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी? वकालत की थी, वकालत की। और इनके ऊपर क्या था कि कोर्ट मार्शल ने इन्हें क्या पाया? दोषी। जबकि वायसराय कौन थे उस समय पर? वायसराय कौन थे? वो थे बेबेल वायसराय थे। और इन्होंने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया इनको, यानी कि इन सैनिकों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। तो ये कहानी थी। तो 3 व्यक्ति थे, सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रोफेसर सहगल और शाहनवाज। इन दिनों पर 1945 में निष्ठा का वचन तोड़ने के साथ जो है मुकदमा चलाया गया। और ये मुकदमा लाल किला मुकदमा कहलाता है, ठीक है। और इसकी पैरवी जो की थी वो किसने की थी? भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अंततः कोर्ट मार्शल होने पर जो था इन्हें दोषी पाया गया था, ठीक है। अंततः वायसराय बेबेल ने इन्हें मुक्त कर दिया, क्षमा कर दी इनको और इन्हें फ्री छोड़ दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये थी आज की क्लास। अगर सेशन में मज़ा आया तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके की पॉइंट अच्छे से निकालें। तो कल जो हमारी क्लास होने वाली है वह क्लास रहेगी हमारी ज्योग्राफी की। और हम अब आगे जो काम करेंगे 3 से 4 दिन ज्योग्राफी में करेंगे, और फिर उसके बाद इकोनॉमी में करेंगे 3 से 4 दिन काम, फिर पॉलिटी, और इसी तरीके से हमारा सिलेबस जो है अंतिम पड़ाव पर पहुँच जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको इसी माह में सिलेबस पूरा कराने की, और अगले माह जो हम इसका रिवीजन करा देंगे आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।